हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक कॉल्ड प्रियम्बल। ये आपका यूजीसी नेट में जो पेपर 2 है, नेट एग्जाम में वी आर डिस्कसिंग पेपर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ द लॉ पेपर। ठीक है, तो लॉ पेपर का हमने सिलेबस डिस्कस किया इन डेप्थ। उसमें यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 पेपर 2 में जो है दैट इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ। ठीक है, इसमें आपका प्रियम्बल फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सो आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक प्रियम्बल। तो देखिए, प्रियम्बल जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पेज है। प्रियम्बल से आपको समझ में आएगा कि व्हाट वाज द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो इट विल गाइड अस टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाना चाहते थे, उसका कोर वैल्यूज, हाउ डू दे वांटेड इट टू बी। ठीक है, तो ये आपका प्रियम्बल सबसे पहले आप याद रखिए कि इट इज द इंट्रोडक्टरी पेज। ठीक है, इसको भले ही एकदम एंड में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, सेकेंडली इसमें बहुत बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ये कैसे, मतलब प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन व्हाट। सो प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सी देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रियम्बल के पीछे का जो बैकग्राउंड है। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन 13 दिसंबर 1946। इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया और एडॉप्ट किया, जो आपका प्रियम्बल में डेट दिया हुआ है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डेप्थ। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो ये प्रियम्बल का जो पेज है और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेज है, इसको किसने किया था डिजाइन, ये सब फैक्ट्स बहुत लेस नोन है। सो दिस पेज वाज डिजाइन बाय, और कॉन्स्टिट्यूशन के और भी मैक्सिमम पेजेस जिन्होंने डिजाइन किया था, उनका नाम था बियोहर बियोहर राम मनोहर राम मनोहर बियोहर राम मनोहर सिन्हा। तो इन्होंने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये जो पेज है, इसको डिजाइन किया था। बट जो प्रियम्बल जिस कैलीग्राफी में लिखा है, जिस स्टाइल में लिखा है, दैट स्टाइल वाज गिवन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, दिस वाज द इंडिविजुअल जिन्होंने कैलीग्राफी में प्रियम्बल के जो वर्ड्स हैं उसी कैलीग्राफी में लिखे हैं। तो ये दोनों नाम भी बहुत बार एमसीक्यूज में दे आस्क। ऑल राइट, तो सो अभी तक ये आप देख लीजिए प्रियम्बल का फर्स्ट पेज कैसा है, देन वी विल बी डिस्कसिंग इट वर्ड बाय वर्ड। ऑल राइट, ओके, सो मूविंग ऑन, अभी हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, तो अभी तक मैंने क्या बताया, प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल पढ़ के आपको समझ में आ सकता है दैट व्हाट इट इज द की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ढंग से आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट भी बताता है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड कमिट्स टू सिक्योर। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन स्टेट का, कि सारे सिटीजन को जस्टिस मिले, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। इसके बारे में अभी हम लोग इन डेप्थ वी विल बी स्टडिंग। अब प्रियम्बल का जो पेज है और ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइन किया गया था, दैट वाज डिजाइन बाय, जैसे मैंने आपको बताया, बियोहर राम मनोहर सिन्हा जी। ये नाम आपको याद होना चाहिए। और जो कैलीग्राफी यूज हुई है प्रियम्बल में, दैट वाज डन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑल राइट, अब अपना जो प्रियम्बल, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was drafted and moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये रेजोल्यूशन was adopted by the constituent
असेंबली, ठीक है, ऑन इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जो टास्क था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब थी? 6 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी एंड इट टुक 2 years 11 months and 17 days to complete the constitution, almost 3 years. So 2 years 11 months and 17 days it took. So constituent assembly was responsible for drafting constitution of India and it took 2 years 11 months and 17 days to complete its work. ठीक है, जिसमें आपके 11 sessions were included. All right, and finally the constitution was adopted on 26th नवंबर 1949। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसी डे पे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, जब हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, इस सब डेट्स की सिग्निफिकेंस आल्सो वी विल बी स्टडिंग। ऑलराइट, तो आप देखो कि प्रियम्बल देखने में कैसा है। जैसे मैंने आपको दिखाया, प्रियम्बल इज लाइक दिस। तो जो इसमें ये जो पहला है लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये ऐसे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शो करता है सोर्स ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहां से करता है? डिराइव। सोर्स ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर कहां से आती है, वो अपनी अथॉरिटी कहां से डिराइव करता है। तो वो अथॉरिटी कहां से करता है डिराइव? इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी अथॉरिटी मिलती है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या हुआ कि फ्रॉम वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। ठीक है, तो पहला लाइन तो आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी बता देता है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो है आपका, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दिस इज, ये प्रियम्बल का ही सेकेंड पार्ट हो गया। पहला पार्ट तो ये हो गया जो आपको बता रहा है सोर्स ऑफ पावर। सेकेंड पार्ट आपका ये हो गया जो बता रहा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, कि इंडियन स्टेट क्या नेचर, क्या इट इज सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या हो गया कि इंडिया के ऊपर कोई नहीं है, इंडिया इंडिपेंडेंट है, वो अपने अफेयर्स खुद इंडिया कैन मैनेज, नो वन नीड्स टू इंटरफेयर। और सॉवरेन का ये भी मतलब है कि बीइंग एन सॉवरेन नेशन, बीइंग एन इंडिपेंडेंट नेशन, इट हैज फुल राइट टू एक्वायर सम अदर टेरिटरी और टू secede सम ऑफ इट्स टेरिटरी। उसका भले कोई ड्यू प्रोसेस होगा, यू कैन नॉट एक्वायर एनी वंस टेरिटरी लाइक दिस। तो इंटरनेशनल लॉ और आपका जो डोमेस्टिक लॉ है उसके विधि नहीं होना चाहिए, बट सिंस यू आर अ सॉवरेन, तो आप यू कैन एक्वायर लैंड एंड यू कैन secede लैंड एज वेल। ऑल राइट, तो इंडिया का सबसे पहला क्या है, ये सॉवरेन है, सोशलिस्ट है। इंडिया का सोशलिस्ट मतलब क्या, ये इंडियन सोशलिज्म है। इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। इंडियन सोशलिज्म जो है, जो यहाँ वर्ड सोशलिस्ट दिया हुआ है, ये एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स कैन आल्सो एग्जिस्ट। यहाँ पे मतलब बस इतना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के वेलबींग के लिए हो, एक सोशल वेलफेयर के लिए हो, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़े, इंप्रूव हो। ठीक है, तो कम्युनिटी बेसिस पे, कि ओवरऑल कम्युनिटी का बेनिफिट हो, उस टर्म पे सोशलिस्ट को यूज किया गया। ये भी वर्ड आपका एक अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था, ये स्टार्टिंग में नहीं था। सो इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट, एक ही अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में। तो 42nd अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट, 1976 में हुआ था ये। तो इसमें ये वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और यहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था। ठीक है, तो सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स कैन आल्सो बी देयर, बट सोशलिस्ट का, इंडियन सोशलिज्म का मतलब क्या है कि कम्युनिटी वेलफेयर के बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाए, जिसमें ओवरऑल सिटीजन्स का फायदा हो, बेनिफिट हो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इनहैंसेस। ऑलराइट, सेकुलर, सेकुलर का भी यहाँ पे जो मतलब एक पॉजिटिव सेंस में लिया गया है,
जनरली आपका यूरोपियन या वेस्ट में सेकुलर का मतलब होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द चर्च, बट इंडिया में ये है कि जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो मेजॉरिटी का रिलीजन हो या माइनॉरिटी का रिलीजन हो, सबको स्टेट से इक्वल सपोर्ट मिलेगा. सो एवरी रिलीजन विल बी supported equally by the state. State will not discriminate on the basis of the religion. Even though ये word secular 42nd amendment से add किया गया है, but implicitly अपना कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलवेज अ सेकुलर डॉक्यूमेंट. सिर्फ ये वर्ड ऐड हो जाने से अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं बनता. जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर इथॉस हैं, हर जगह देखेंगे फंडामेंटल राइट में, इन सब जगहों पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइड ही अपना सेकुलर है, बट व्हाट वाज इम्प्लिसिट बाय एडिंग दिस वर्ड इट हैज बीन मेड एक्सप्लिसिट. ठीक है. देन डेमोक्रेटिक. Democratic, Indian state is democratic in nature. The government is formed of the people, by the people and for the people. तो there is an adult suffrage. लोग जो है वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को करते हैं इलेक्ट, एंड दे मेक द गवर्नमेंट. तो ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. रिपब्लिक. रिपब्लिक का देखिए मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होता है. रिपब्लिक का बस इतना मतलब है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन. तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? भले ही सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, बट हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. वो भले इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, बट इलेक्ट तो होता है. सो हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड वन. इंग्लैंड में जो क्वीन है वो, या जो किंग है, वो हेड ऑफ द स्टेट है. सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देयर. ठीक है. तो वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, वो एक फैमिली लाइन को फॉलो कर रहे हैं. ऑलराइट. तो ये जो सेकंड पार्ट है प्रियम्बल का, दैट इज शोइंग द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट. पहला पार्ट सोर्स ऑफ पावर, की कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइविंग पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. अब इसमें ये जो थर्ड पार्ट है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दिस पार्ट इज द थर्ड पार्ट. दिस इज शोइंग द ऑब्जेक्टिव्स. हमारे इंडियन स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है. तो ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस. ये आपका कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर हुआ है. ये जो टर्म बोरो किया गया है, दैट इज बोरोड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है. ये बहुत बार एमसीक्यू से पूछ लेते हैं. और जस्टिस कैसा होना चाहिए, आप शॉर्ट फॉर्म में ऑर्डर में याद रखना, तो इट हैज टू बी सेफ, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशली आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, सबके लिए इक्वल प्ले फील्ड होना चाहिए. इकोनॉमिक इक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिकल सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए, सबके पास वोटिंग राइट्स वगैरह होनी चाहिए. तो जस्टिस हैज टू बी देयर. लिबर्टी. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऑल दीज टर्म्स आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये भी आपका पूछा जा सकता है. ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है. तो लिबर्टी का मतलब क्या है? एब्स्ट्रेंट या रिस्ट्रेंट ऑफ, कोई भी रिस्ट्रेंट का एब्सेंस रहे, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स. बट कंप्लीट लिबर्टी कहीं नहीं होती है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देयर इज लिबर्टी, बट इट इज सब्जेक्ट टू सम क्वालिफाइड लिमिटेशन. देयर इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, बट इट इज सब्जेक्ट टू सम क्वालिफाइड लिमिटेशंस. ऑलराइट. तो लिबर्टी ऑफ व्हाट? टेब फॉर से आप याद कर सकते हैं. टेब फॉर, इससे आपको याद रहेगा पूरा. थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. टेब फॉर. तो आप ये मिनोमिक्स यू कैन मेक. ठीक है. देन इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. बहुत से फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल हैं जो कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं. फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? एक ब्रदरहुड होना चाहिए. अब ब्रदरहुड का मतलब क्या है कि ब्रदरहुड का सबसे पहला मतलब है दैट इट शुड प्रमोट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. फ्रेटर्निटी सबसे पहला डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को एश्योर करती है. और सेकेंडली, ब्रदरहुड होने से सब लोग ऐसा काम करें विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री. तभी ये वर्ड है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है. पहले यहां पे सिर्फ यूनिटी था, उसमें इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया. ऑलराइट. बाय 42nd अमेंडमेंट. तो 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया. उसके बाद क्या है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी
do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो 26 नवंबर 1949 को ये प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया गया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट किया गया, और दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इट वाज अडॉप्टेड। बट हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1950। व्हाई? बिकॉज फुल कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन दिस डे। 26 जनवरी 1950 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, ये डे क्यों इंपॉर्टेंट है 26 जनवरी? क्योंकि पूर्ण स्वराज जो है, जब ब्रिटिशर्स हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे तो हमने उसको रिजेक्ट किया और हमने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो हमने पूर्ण स्वराज जब डिक्लेयर किया तो हमने बोला था 26 जनवरी को हम लोग जो है एक डे रखा था 26 जनवरी का, कि हम लोग इस डे से हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इट वाज रिगार्डिंग 26 जनवरी 1930 समवॉट। तो उस डे को रिमेंबर करने के लिए हमने अपना रिपब्लिक डे को स्पेसिफिकली 26 जनवरी 1950 रखा। ठीक है, सो दिस वाज द ब्रीफ ऑफ द प्रियम्बल। अब हम लोग इसको इन डेप्थ वी कैन स्टडी। ऑलराइट, इसी को मैंने जो वर्ड्स हैं ये यहां लिखे हुए हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या? ये आपका पहला पार्ट है विच इज शोइंग द सोर्स ऑफ पावर। देखिए प्रियम्बल आपका क्या दिखा रहा है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। चार चीजें बता रहा है। ठीक है, तो वो चार चीजें क्या है? सबसे पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? सोर्स ऑफ पावर। कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया से ही कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है। वो इंडिया को क्या डिक्लेयर कर रहा है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सब का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अभी हम लोग और एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि इंडिया इज सॉवरेन, इट कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, इट कैन एक्वायर सम लैंड और इट कैन सीसीड सम लैंड ऑफ इट्स ओन। सोशलिस्ट, कहीं ना कहीं इंडिया को गाइड करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, एक सोशल वेलफेयर पॉलिसीज बनानी है। सेकुलर, कि ऑल द रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक, दैट द गवर्नमेंट विल बी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रिपब्लिक, दैट द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज एन इलेक्टेड वन। तो ये आपका जो सेकेंड पार्ट है, ये दैट इज शोइंग द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब थर्ड पार्ट इज शोइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैज बीन बोरोड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड जस्टिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। जस्टिस हैज टू बी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सेप से आपको याद रखना है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। टेप फॉर, यहां पे मैं आपको मेनोमिक्स भी बना दे रहा हूं, इसके लिए हो गया सेप, यहां पे टेब फॉर। ये सब आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भाईचारा रहेगा तो हम लोग एक दूसरे की वी विल रिस्पेक्ट। पॉलिसीज लाइक अनटचेबिलिटी, ये सब चीजों को हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जो भी चीजें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमें खराब करता है वो हमें नहीं फॉलो करना। जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजन्स का के ग्राउंड में इनइक्वालिटी अगर हो रही है, कम्युनलिज्म हो गया, तो ऐसी चीजों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, और इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। तो डेट ऑफ एडॉप्शन इज द फोर्थ पार्ट। ये लास्ट में आपका डेट ऑफ एडॉप्शन प्रियम्बल में पता चलता है। तो प्रियम्बल आपको क्या चीजों के बारे में आइडिया दे रहा है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसका डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। ठीक है, अब प्रियम्बल जैसा मैंने आपको बताया, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने मूव किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी के बाद इन्होंने मूव कर दिया था।
but it was accepted on 22nd January 1947 को एक्सेप्ट हो गया था एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उसी दिन ये भी अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 और इफेक्ट में कब आया 26 जनवरी 1950। ठीक है, मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट 1976 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें हमने कुछ वर्ड्स ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि प्रियम्बल को कुछ ज्यूरिस्ट ने कुछ वर्ड्स दिया है, जैसे एनए पालकीवाला, नानी पालकीवाला कॉल्ड इट एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। के मुंशी हैज डिस्क्राइब्ड इट एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। ऑलराइट, देखिए प्रियम्बल में और भी ज्यादा लंबा लेक्चर बन सकता है, बट हम लोग वही पार्ट कर रहे हैं, एक बेसिक रिवीजन वी आर डूइंग सो दैट नेट एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहे। ऑलराइट, कुछ केस लॉज हैं जो प्रियम्बल के कुछ मीनिंग्स को बताते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस लॉ में बताया गया कि जो सोशलिज्म का मतलब क्या है, इट इज टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू द वर्किंग क्लास, वर्किंग पीपल के लिए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रहे, उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्राइव करना है, उसके लिए गवर्नमेंट को वर्क करना है। ऑलराइट, एंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जब इंसान पैदा हुआ और उसके ग्रेव तक आपको उसको सिक्योरिटी देनी है। इन्होंने कहा, एमपी गोपाल कृष्ण नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट ने कहा सोशलिज्म का मतलब क्या है कि इट मींस इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, यहां पे सॉरी सेक्युलरिज्म का मतलब बताया जा रहा है, यहां पे सोशलिज्म का मतलब था, यहां पे सेक्युलरिज्म का मतलब कि इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल रिलीजन्स विदाउट एनी प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी ऑफ देम। ऑलराइट, तो सारे रिलीजन को हमें इक्वल स्टेटस वी हैव टू गिव। नाउ वी कैन स्टडी जो जो वर्ड प्रियम्बल में दिया हुआ है। वी द पीपल, इसका मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि उन्हीं से कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिल रही है। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया इज नीदर डिपेंडेंट नॉर डोमिनेटेड बाय एनी अदर कंट्री, ये एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट है, अपने में इंडिपेंडेंट है। नो अथॉरिटी इज अबव इंडिया एंड इट इज फ्री टू मैनेज इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, किसी और को दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, India can acquire a foreign land or can secede a part of its own territory in favor of a foreign state। ठीक है, इसके भले ही रूल्स होंगे इंटरनेशनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है दैट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स बोथ कैन कोएग्जिस्ट। ठीक है, and it focuses on equal distribution of wealth resources to reduce economic inequalities among the citizen। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी लेवल पे आपको वेलफेयर करना है। सेकुलर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलर का मीनिंग है, इसका यही मतलब है कि ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि उस रिलीजन को कितने लोग फॉलो करते हैं उसके इररिस्पेक्टिव, इट विल हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक कि देयर विल बी वोटिंग और उसके बेसिस पे द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड, देयर विल बी एन एडल्ट सफरेज। ऑलराइट, आपका आर्टिकल 365 समथिंग, मतलब 300 प्लस में कोई आर्टिकल है जो एडल्ट सफरेज की भी बात करता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है कि द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट विल ऑलवेज बी एन इलेक्टेड वन, अपने केस में इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जस्टिस, so there has to be a social justice, economic justice and political justice। all right, SEP, SEP। ठीक है, सोशल जस्टिस का मतलब कि कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे किसी को भी ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, कोई अमीर है कोई गरीब है लेकिन सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ गवर्नमेंट पोस्ट है तो सिर्फ पैसे वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस,
सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल राइट टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑलराइट। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो लिबर्टी इट इज एंजॉयड विद लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयर आर सम क्वालिफाइड लिमिटेशंस। प्रियम्बल जो आपको लिबर्टी देता है वो देता है टेप फॉर के लिए, थॉट, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, ये आपका इन्फोर्सेबल है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, देन देयर इज इक्वालिटी, तो आपका इक्वालिटी है ना होना चाहिए। सिविक इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स आपके दिए हुए हैं, आर्टिकल 14 टू 18 इक्वालिटी की बात करता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो मैं बता रहा था जैसे आर्टिकल 325 एंड 326, मैंने कुछ और आर्टिकल बता दिया था। आर्टिकल 325 एंड 326 आपका एडल्ट सफरेज की बात करता है, या 366 आपका एडल्ट सफरेज की बात करता है कि 18 प्लस में आपको वोटिंग राइट्स रहेगा। एंड 325 बात करता है कि इलेक्शन रोल में जो वोटर्स का एक रोल बनता है, उनके नाम रहता है, उसमें कोई भी आदमी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन या किसी भी ग्राउंड पे एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 में ये चीज मेंशन करती है कि द स्टेट टू सिक्योर मेंस एंड वुमेन्स इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, देन वी है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मैंने बताया इसका दो मतलब है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नाउ वी हैव टू स्टडी सम केस लॉस। अब देखिए, अब इसमें ये क्वेश्चन आया, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, या एक और क्वेश्चन, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपके लिए ये तीन केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो है बेरूबरी केस, जिसमें ये बोला गया था, ये 8 जज बेंच का केस था। इसमें क्या कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेरूबरी केस में कहा गया प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका 8 जज बेंच का था। इसको ओवररूल किया गया बाय केशव नंदा भारती केस, जो कि आपका 30 जज बेंच था, जिसमें कहा गया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड ऑल्सो, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल रिमेन। ठीक है, तो पहले में कहा गया बेरूबरी में कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई जो कि पूछ सकता है कि किस केस में ये जज का था, कि इट इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। तो ये आपका गाइडेंस के लिए ऐसा कहा गया था। तो प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स वाज हेल्ड इन बेरूबरी केस। केशव नंदा जो उससे ज्यादा हायर बेंच का जजमेंट था, उसमें कहा गया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड, बट आपका बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी अफेक्टेड। फिर यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी, इसमें सेम बात को रिट्रेट किया गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। आप प्रियम्बल को डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते। जो प्रियम्बल में चीजें दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या होना है वो दिया हुआ है। इक्वालिटी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में गिवन है, तो आप रिट्स के थ्रू इन्फोर्स कर सकते हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, लिबर्टी या ये सारी चीजें आपका फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। ठीक है, कुछ चीजें आपका जैसे कि जस्टिस हो गया या इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया, तो इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल
preamble is not enforceable in courts, ठीक है, but it is an integral part of the constitution, ठीक है, it can be amended, ठीक है। एसआर बुमई में सेक्युलरिज्म के बारे में कोर्ट ने कहा कि स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन एंड पीपल बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन हैव इक्वल फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रैक्टिस। तो whether preamble is part of the constitution or not, so the point over here is that preamble is an integral part of the constitution, it can be amended, but it is not enforceable, ठीक है। ये किस जजमेंट में कहा? केशव नंदा है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC में, ठीक है। तो यही चीज है, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड? सो द पॉइंट इज दैट यस इट कैन बी अमेंडेड, बट आपका बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कब प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ? बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर हुआ और यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज किया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऑलराइट, तो अब ये है कि भाई अपना अगर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुल्ली इन्फोर्स्ड। और इस डेट को क्यों रखे थे? क्योंकि पूर्ण स्वराज वाज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन दिसंबर 1929, बट उन्होंने एक डेट रखा पूर्ण स्वराज, उन्होंने अपने आप को कह दिया दिसंबर 1929 को एक रेजोल्यूशन पास किया कि वी आर सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड वी आर रिजेक्टिंग द डोमिनियन स्टेटस। बट लोगों को उन्होंने पब्लिक किया था 26 जनवरी 1930 को कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से एन इंपॉर्टेंट डेट, 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए रिपब्लिक डे को 26 जनवरी रखा गया था, ठीक है। सो विद दिस हमने प्रियम्बल का बेसिक कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है प्रियम्बल के? प्रियम्बल आपका मेनली 4 स्ट्रक्चर पे डिवाइडेड है। पहला स्ट्रक्चर जो है वो सोर्स ऑफ पावर बताता है, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड स्ट्रक्चर आपको बताता है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक की इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। थर्ड बताता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और फोर्थ बताता है डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन क्या है, ठीक है। तो ये सब प्रियम्बल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे which are important for your NET exam. So thank you all. Next class में we will be studying some other topic in unit 2 of the paper 2 of law NET exam. Thank you all.